नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आसिफ मिश्र आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूं। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले यहां पे एलटी भर्ती के बारे में बात करेंगे कि एलटी भर्ती को लेकर आने वाले टाइम में क्या हो सकता है और अभी जो कोर्ट में हियरिंग हुई थी उससे क्या कयास लगाए जा सकते हैं कि आने वाले टाइम में यहां पे भर्ती से स्टे हट सकता है या नहीं हट सकता है, या लगभग यहां पे चयनित कैंडिडेट की ज्वाइनिंग जो है कन्फर्म हो गई है, नहीं कन्फर्म हो गई है। दूसरी खबर में यहाँ पे हम यहाँ जो पुलिस भर्ती का जो पेपर हुआ है अभी रिसेंटली पिछले संडे 3 अगस्त को जो पेपर हुआ था उसको लेकर बेरोजगार संघ जो है वो क्या तैयारी कर रहा है, इस चीज़ को लेकर हम इस वीडियो में बात करेंगे। और एक तीसरी खबर जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर है, उस खबर को आप ज़रूर देखिएगा जो आने वाले टाइम में हमारे एजुकेशन सिस्टम को और साथ साथ इसमें जो होने वाली खामियां हैं उसको उजागर करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एलटी शिक्षकों के बारे में। तो आपको बता दें कि श्री रविंद्र जुगरान जी जो हैं वो जीएस मार्तुलिया जी से क्या बोलते हैं कल या परसों मिलने गए थे और उस दौरान देखिए यहाँ पे उनके पीछे जो भी मुलाकात हुई उसको लेकर यहाँ पे संवेदनशील तरीके से मामले को जो है यहाँ पे यूके SSS के द्वारा हाई कोर्ट में रखा गया। यहाँ से बता दें आपको कि हाई कोर्ट में कयास लगाए जा रहे हैं कि कल की जो हियरिंग हुई है वहाँ से कयास लगाए जा रहे हैं कि अब यहाँ से भर्ती से स्टे जो है वो पूरी तरीके से हट सकता है। और साथ साथ अगली जो हियरिंग है, एक हियरिंग तो आपको जैसे कि पता है कल हुई थी और अगली जो हियरिंग है सीधा 8 तारीख को यहाँ पे 8 अगस्त को देखने को मिल रही है। क्या 8 अगस्त को यहाँ पे हियरिंग जो देखने को मिलेगी यहाँ पे एलटी भर्ती से स्टे हट पाएगा? क्योंकि अगर ये स्टे हट जाता है तो ज्वाइनिंग कैंडिडेट्स का रास्ता जो है यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगा और आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या कहा है मुख्य तौर पे अगर हम आपको बताएं तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे चीज़ों को रखने की कोशिश करी है कि 2 दिन के अंदर आयोग जो है वो रोस्टर एक तरह से कह सकते हैं कि जो सीटों का ब्यौरा है वो हाई कोर्ट को देने की कोशिश करे। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि चयनित कैंडिडेट को हाई कोर्ट के प्रोसेस के दौरान ज्वाइनिंग मिल सकती है या नहीं मिल सकती है? इस पॉसिबिलिटी को देखने के लिए यहाँ पे अगली हियरिंग जो है 8 अगस्त के दिन देखने को मिलेगी और जज साहब जब वहाँ पे चीज़ों को देखेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे अगर हाई कोर्ट की हियरिंग होती है और उस दौरान चयनित कैंडिडेट को अगर ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है तो यहाँ पे चयनित कैंडिडेट के पक्ष में कह सकते हैं यहाँ पे फैसला आ सकता है 8 तारीख को ही। तो देखने वाली बात ये होगी यहाँ पे सीटों का विवरण जो है पूरी तरीके से हाई कोर्ट के सामने आयोग को रखना पड़ेगा और उसके बाद ये 8 तारीख को ही निर्भर हो पाएगा कि यहाँ से उनको ज्वाइनिंग का रास्ता साफ़ हो पाता है या नहीं हो पाता है। कुछ लोग ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी हद तक ज्वाइनिंग कैंडिडेट्स का रास्ता साफ़ हो चुका है और यहाँ पे उनको जल्द से जल्द जो है यहाँ पे नियुक्ति मिल सकती है। तो देखने वाली बात ये होगी कि हाँ चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में आयोग जब वहाँ पर क्या बोलते हैं जो सीटों का ब्यौरा है जब वहाँ पे देंगे और अगर उसको हाई कोर्ट एनालाइज करके ये पाता है कि अब ज्वाइनिंग कैंडिडेट्स को लेकर इसमें कोई दुविधा नहीं है, आराम से यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल सकती है और बाकी के कोर्ट केसेस जो हैं वो आगे बाकी की सीटों के लिए जारी हो सकते हैं, तो यहाँ पे रास्ता साफ़ हो जाएगा। अगली खबर की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो आप ही रिसेंटली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस भर्ती का पेपर जो है 3 अगस्त को संडे के दिन हुआ था और यहाँ पे राम कंडवाल ने क्या कहा है आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिस्टम किसी का भी नहीं होता है। पुलिस भर्ती में 2 गुट बन गए थे और ये सरकार की भी मिलीभगत ही थी। हमें क्या नहीं कहा गया, बहुतों को समझ में आ गया होगा। अभी भी वक्त है, सिर्फ अपनी ना सोचें, मिलकर लड़ते हैं। तो यहाँ पे शायद से यूके SSS ने जो अभी पेपर यहाँ पे दिखाया है उससे भी काफ़ी बच्चे जो है हताश हैं। इस वीडियो के यहाँ पे आप ये जो कमेंट पढ़ रहे हैं यहाँ पे राम कंडवाल ने जो ये चीज़ लिखी है इसके नीचे काफ़ी सारे बच्चे जो हैं शिकायत लगा रहे हैं यहाँ पुलिस भर्ती को लेकर। कुछ बच्चे फिर से वही बात कह रहे हैं कि आउट ऑफ द सिलेबस था। देखिए हम तो इसका पुष्टि तो नहीं कर सकते कि पेपर आउट ऑफ द सिलेबस था या नहीं था, लेकिन पिछले कुछ टाइम से एक पैटर्न जो है मैंने जैसा कि बताया कि यहाँ पे एक पैटर्न जो है फॉलो होने को मिल रहा है। इसके अलावा एक और यहाँ पे कमेंट है राम कंडवाल का, आप यहाँ पे उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल और पुलिस दरोगा एग्ज़ाम पर दोनों की सूचनाएं प्राप्त हुई। दोनों आयोगों को इसकी जानकारी हम जल्द देंगे। अगले हफ्ते गांधी पार्क में युवाओं के साथ एक मीटिंग भी की जाएगी। तो अगले हफ्ते गांधी पार्क में यहाँ युवाओं के साथ राम कंडवाल जो हैं वो मीटिंग करेंगे। पुलिस कांस्टेबल और वन दरोगा की एग्ज़ाम पर सूचनाएं प्राप्त हुई। तो बच्चों ने यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल और पुलिस दरोगा एग्ज़ाम पर सूचनाएं दी हैं।
और दोनों आयोगों को इसकी जानकारी हम जल्द देंगे। तो यहाँ पे बच्चों ने जाहिर सी बात है उत्तराखंड बेरोजगार संघ को कांटेक्ट किया और उन्होंने पुलिस भर्ती के एग्ज़ाम के बारे में जाहिर सी बात है बताया होगा। इसके अलावा वन दरोगा वाले जो हैं, ऑब्वियस सी बात है, पिछली बार आपको याद होगा हमने काफ़ी न्यूज़ यहाँ पे वन दरोगा के बच्चों की कवर की थी। उन्होंने भी यहाँ पे बेरोजगार संघ से कॉन्टैक्ट किया है और इस बारे में दोनों आयोगों से बातचीत करेंगे। ऑब्वियस सी बात है बच्चों की जो भी प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पे दोनों आयोगों को दी जाएगी, बात की जाएगी और उसके बाद जाके आयोग उस पर कोई ना कोई कार्रवाई ज़रूर करेगा, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। तो पुलिस भर्ती के अंदर अगर बेरोजगार संघ को कांटेक्ट किया जा रहा है कहीं ना कहीं, और जो कमेंट सेक्शन में हमें सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पुलिस भर्ती के एग्ज़ाम से कुछ अभ्यर्थी जो है डिसअपॉइंट दिख रहे हैं। शायद से यहाँ पे कुछ बच्चे भी बोल रहे हैं कि पेपर आउट ऑफ द सिलेबस था। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं है कि पेपर आउट ऑफ द सिलेबस था या नहीं था, लेकिन एक पैटर्न जो है हम यूके SSC के पेपरों में देख रहे हैं। हो सकता है कि पेपर आउट ऑफ द सिलेबस ना हो, सब कुछ अंदर से हो, लेकिन सवाल वही उठ रहा है कि LT का जो पेपर हुआ था 18 अगस्त 2024 को, उससे भी इस तरीके के प्रश्न उठे थे कि पेपर आउट ऑफ द सिलेबस था। हालांकि ऐसा कोई जवाब नहीं है। LT का पेपर मैंने भी दिया था तो मुझे भी कहीं से ऐसा एटलीस्ट सब्जेक्ट जो 50% सब्जेक्ट का जो पोर्शन था वहाँ पर ऐसा महसूस नहीं हुआ। हालाँकि पेपर थोड़ा सा लेंदी ज़रूर था सब्जेक्ट वाला, जिसकी वजह से सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट होने में कई बच्चों को दिक्कत आई थी। जब नए क्वेश्चन आते ग्रेजुएशन लेवल के तो उसमें दिक्कतें लगती हैं और इवन अगर वो क्वेश्चन सॉल्व भी होते तो उसमें समय भी लगता है। तो क्या आयोग यहाँ पे लंबे लंबे क्वेश्चनों को देने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे लंबे लंबे क्वेश्चनों को देने की कोशिश कर रहा है जिससे कि अटैम्प्ट वो ज़्यादा ना आ पाए। लेकिन एक पर्टिकुलर पैटर्न के तहत आप देख सकते हैं कि आयोग जो है लगातार इस तरीके के पेपर बनाए जा रहा है जिससे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। तो आने वाले टाइम में देखा जाएगा। यहाँ पर राम कंटवाल ने गांधी पार्क में अगले हफ्ते आप बुलाया है, हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि यहाँ पे चीज़ों को कवर किया जाए और क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे पुलिस भर्ती का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, कांस्टेबल भर्ती का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसको लेकर बच्चों की क्या समस्या है वो यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी यहाँ पे तीसरी खबर की बात करते हैं। बहुत ही हैरानी करने वाली खबर है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की खबर है। यहाँ पे एक टीचर जो है, एक सरकारी टीचर जिसकी सैलरी 70,000 रुपये महीना है। आपको बता दें कि यहाँ पे 70,000 रुपये महीना है। तो आपको जैसे ही आप जानते होंगे कि स्कूल में क्या बोलते हैं, कई पीछे से स्कूल के अधिकारी लोग आते हैं जो टीचर्स का रिव्यू लेते हैं। इस प्रकार की कोई घटना वहाँ पे हुई और यहाँ पे उस सरकारी टीचर से 11 की स्पेलिंग पूछी गई। यहाँ पे आपको बता दें कि 11 की स्पेलिंग होते हैं ELEVEN, और उस शिक्षक ने जो स्पेलिंग बताई वो बहुत ही ज़्यादा विध्वंसक थी। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि उसको 11 की स्पेलिंग नहीं आ रही है, उसको 19 की स्पेलिंग नहीं आ रही है, और वो इंसान जो है बहुत लंबे समय से 70,000 रुपये महीना की सैलरी सरकार से ले रहा है। तो ये सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को बहुत बड़े स्तर पे एक्सपोज करता है कि किस तरीके से इस शिक्षक की ज्वाइनिंग हुई। क्या शिक्षक की ज्वाइनिंग यहाँ पे सीधी भर्ती के द्वारा हुई थी या फिर कोई यहाँ पे सोर्स लगाया गया था जिसकी वजह से इस शिक्षक को भर्ती किया गया, और जब इस शिक्षक को भर्ती किया गया उसके बाद जाके इस शिक्षक को 11 की स्पेलिंग नहीं आ रही है, 19 की स्पेलिंग नहीं आ रही है। यहाँ पे सोशल मीडिया में एक किसी इंसान ने कमेंट किया है, आइए उस कमेंट को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे यहाँ पे एक अभ्यर्थी ने, या कह सकते हैं कि एक इंसान ने यहाँ पे कमेंट किया है। छत्तीसगढ़ के एक सरकारी स्कूल में कुछ दिन पहले एक अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचे। यहाँ पे एक अधिकारी जो है एक सरकारी स्कूल में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे छत्तीसगढ़ में, और जो हुआ उसने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। जिस टीचर को सैलरी 70,000 महीना है वो ELEVEN को AIVENE, 11 की स्पेलिंग को ELEVEN बोलना चाहिए था, लेकिन वो लिख रहे हैं AIVENE, और 19 की स्पेलिंग को वो लिख रहे हैं NINITHIN लिख रहा था। तो यहाँ पे सीधा बात है कि यहाँ पे एक टीचर जिसको 11 की स्पेलिंग नहीं आ रही है, 19 की स्पेलिंग नहीं आ रही है, उसको 70,000 रुपये महीना सैलरी यहाँ पे दी जा रही है। कक्षा में खड़े होकर जो शब्द ब्लैक बोर्ड पे लिखे गए वो गलतियाँ नहीं थी, बल्कि पूरे सिस्टम पर एक तमाचा था। पूरे सिस्टम पर एक तमाचा थी। बच्चे ALLOVN AIVENE NINGTIN जैसे शब्दों को पढ़ेंगे तो उनका भविष्य कैसे सुधरेगा। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे टीचर को ही अगर स्पेलिंग नहीं आ रही है तो वो किस तरीके से बच्चों को इनकी स्पेलिंग सिखाएगा, वो तो, और उन बच्चों का भविष्य का क्या होगा। और सबसे बड़ी बात
क्या है, क्या ये सिर्फ उस टीचर की गलती है या फिर पूरे सिस्टम की गलती है जहां नौकरी योग्यता से नहीं सिफारिश से मिलती है? यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं ये, जहाँ पे वो बोल रहे हैं कि नौकरी योग्यता से नहीं, यहाँ पे सिफारिश से मिली है। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, सवाल उठेंगे यहाँ पे 11 की स्पेलिंग जिस टीचर को लिखनी नहीं आ रही है, 70,000 रुपये महीना वो सैलरी अगर ले रहा है, तो क्या यहाँ पे 70,000 रुपये, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सीधी भर्ती से ही ज्वाइन हुए होंगे। ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने पेपर निकाला होगा और वहाँ से पेपर निकालने के बाद यहाँ पे सीधी भर्ती से ही ये ज्वाइन हुए होंगे, क्योंकि जहाँ तक गेस्ट टीचरों का मुझे सवाल है, गेस्ट टीचरों की सैलरी 70,000 रुपये महीना हो ही नहीं सकती। इसके अलावा अन्य जो टेम्परेरी टीचर होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर होते हैं, उनकी सैलरी 70, ये सीधी सी बात है, 70,000 रुपये महीना अगर इनकी सैलरी है तो ये सीधी भर्ती से ही ज्वाइंट एक टीचर होंगे। तो यहाँ पे सवाल उठाया जा रहा है कि जहाँ नौकरी योग्यता से नहीं सिफारिश से मिलती है, जहाँ एक बार नौकरी मिलने के बाद कोई मूल्यांकन ही नहीं होता, तो यहाँ पे आपको बता दें कि जैसे ही इन टीचर की ज्वाइनिंग हुई होगी, इनका कोई मूल्यांकन हुआ नहीं होगा। और आज ऑब्वियस सी बात है, एक अधिकारी जब निरीक्षक के तौर पे क्लासरूम में आया तो यहाँ से पूरे सिस्टम की जो है पोल यहाँ पे खुल जाती है। अगर एक शिक्षक को खुद अंग्रेजी के बेसिक शब्द नहीं आते तो वो बच्चों को क्या सिखाएगा? सही बात है, यहाँ पे बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे अपील कर रहे हैं, अगर हम चुप रहे तो कल यही बच्चे बिना आधार के भविष्य की इमारत बनाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, कल इनमें से कुछ बच्चे अगर इंजीनियर बनेंगे तो इनको इमारत बनानी नहीं आती होगी, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ये बच्चे भी अगर खूब सारा पैसा कमाएंगे और उसके बाद जाके कमज़ोर इमारत को बनाएंगे तो वो इमारत भी गिरने के ज़्यादा खतरे हो सकते हैं, और वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कई लोगों की जान जाने का भी खतरा हो सकता है, और जो कभी भी गिर सकती है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर सही बात बोल रहे हैं ये। और इसके अलावा और भी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। तो यहाँ से सवाल ये उठता है कि हम शिक्षक भर्ती के अंदर टीचरों को किस प्रकार से भर्ती करते हैं। एक कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के द्वारा 35,000 सैलरी के द्वारा यहाँ पे गेस्ट टीचर को 35,000 सैलरी मिलती है, उनको इस तरीके से भर्ती करते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पे ये है, जिस तरीके से इन शिक्षक को 70,000 रुपये महीना की सैलरी मिल रही है, अगर मान लेते हैं कि 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने ज्वाइनिंग ली थी और वहाँ से उनको 70,000 रुपये महीना सैलरी मिलना शुरू हुआ। अब सोचिए, वो 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे, 30 साल वो सर्विस देंगे, एक साल में 12 महीने होते हैं, यहाँ पे 12 3 या 36 यानी 360 महीने तक वो 70,000 रुपये महीना सैलरी लेने वाले हैं। अगर हम इस सब चीज़ों को जोड़ दें, लगभग 2.5 करोड़ रुपए जनता का टैक्स पेयर का पैसा जो है इस शिक्षक के ऊपर वेस्ट हो गया है। तो क्या सरकार ये सुनिश्चित नहीं कर सकती, ये 2.5 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट इस टीचर के ऊपर हुआ है, जिसको 11 की स्पेलिंग नहीं आ रही है, 19 की स्पेलिंग नहीं आ रही है, ये क्या बच्चों का भविष्य सुधारेगा? क्या इस टीचर की नीयत टीचर बनने की भी थी या नहीं थी? आजकल हम देखते हैं हर कोई डीएलएड कर रहा है। क्यों कर रहा है डीएलएड? क्योंकि हम सभी को पता है कि प्राइमरी भर्ती के अंदर रिटन एग्जाम नहीं होता है। और यहाँ पे आपको बता दें कि उत्तराखंड की जो पिछली प्राइमरी भर्ती है उसमें 2906 पद आए थे और उसमें आवेदन केवल 2200 लोगों ने किया था। यानी कि ये इकलौती ऐसी सरकारी नौकरी है जिसमें आपका रिटन एग्जाम देखने को नहीं मिलता है। साथ ही साथ जितनी सीटें वहाँ पे अवेलेबल होती है उससे कम बच्चे यहाँ पे आवेदन करते हैं। यहाँ पे डीएलएड वाले 2200 बच्चों ने आवेदन किया 2900 सीटों के लिए, तो सबकी 100% सरकारी नौकरी लगना तय है। इसलिए हर कोई ये देख रहा है यहाँ पे सिस्टम के अंदर कहाँ लूप होल है, उस लूप होल को और ज़्यादा खोखला किया जाए और वहाँ से सरकारी नौकरी पाई जाए। आज आप देखे होंगे यहाँ पे डीएलएड करने का ट्रेंड जो है लगातार बढ़ता चला है। एक बार आपने डीएलएड कर लिया, आपकी सरकारी नौकरी यहाँ पे पक्की हो गई। अब यहाँ पे सीधी सीधी बात है, प्राइमरी भर्ती के अंदर कोई रिटन एग्जाम तो है नहीं। ऑब्वियसली बात है, उत्तराखंड के अंदर तो यहाँ से जैसे ही बच्चों का डीएलएड पूरा होता है वो फॉर्म भरते हैं और तुरंत उनकी सरकारी नौकरी लग जाती है, फिर वो आगे जीवन में चले जाते हैं। अब जनरली मेरा सवाल उन शिक्षकों से ये है, क्या आप सचमुच में शिक्षक बनना चाहते थे, या फिर आपने ये मौका देखा कि हाँ भाई यहाँ रिटर्न एग्जाम नहीं होता, हमारा फ़ायदा है और यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट से ज़्यादा होती है तो हमारी सरकारी नौकरी पक्की लग जाएगी, एक बार बस हमें डीएलएड करना है। तो इस तरीके का, अब आप लोग शिक्षक बनना तो चाहते नहीं हो, उसके बावजूद आप डीएलएड इसलिए कर रहे हो ताकि आपकी सरकारी नौकरी कंफर्म हो जाए, क्योंकि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि आपको एक मोटी सैलरी भी चाहिए। सैलरी भी आपको हर महीने मिलती रहेगी, आपकी नौकरी भी जाएगी नहीं और फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपको अलग से मिलेगी। तो इस तरीके की तर्ज पर जब तक चीज़ें इस तरीके से होती रहेंगी, अब आप सोचिए अगर ये शिक्षक सरकारी नौकरी पे कल लग जाता है, क्या ये बच्चों के भविष्य को बनाने की कोशिश करेगा? क्या वो सचमुच में ऐसा शिक्षक बनना चाहता था जो बच्चों के भविष्य को बनाने की कोशिश कर रहा है? अब यहाँ पे मैंने कुछ वीडियो पहले एक सवाल उठाया था, सिंपल सीधी बात है, क्या हम सरकारी नौकरी के अंदर ऐसे शिक्षकों का चयन कर सकते हैं जो जेन्युइनली
जो सीरियस हैं बच्चों का भविष्य बनाने को लेकर। ऐसे शिक्षक आज प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने पर या फिर ये बोले कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने पर दर बदर भटक रहे हैं और वहाँ पे बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। लेकिन जो सरकारी टीचर्स हैं वो मौज कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, वो स्टाफ रूम में बैठे रहते हैं, बच्चे क्लासरूम में, वहाँ पे मॉनिटर को खड़ा कर दिया और क्लासरूम को डिसिप्लिन में रखो, और वो टीचर्स जो हैं अपने स्टाफ रूम में बैठे रहते हैं पीरियड के टाइम पे। मेरे स्कूल में भी ऐसे ही होता था, कई बार टीचर जो है स्टाफ रूम में बैठे रहते थे और हम लोग क्लासरूम में अपना काम करते रहते थे और मॉनिटर हमें डिसिप्लिन में रखता था। तो उस टाइम पे क्यों टीचर पढ़ाने के लिए हमें नहीं आते थे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि सरकारी स्कूल के अंदर ऐसे टीचरों की भरमार कब ख़त्म होगी जो शिक्षक नहीं बनना चाहते हैं और जो जेन्युइनली शिक्षक बनना चाहते हैं। क्या कोई ऐसा सिस्टम हम बना सकते हैं प्रवक्ता भर्ती के अंदर, एलटी भर्ती के अंदर और शिक्षक भर्ती के अंदर, जिसमें कि हम ऐसे शिक्षकों का चयन कर पाएँ जो सचमुच में शिक्षक बनना चाहते हैं और बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं? जब तक सरकारी भर्ती के अंदर ऐसे शिक्षकों का चयन नहीं होता जो सचमुच बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, तब तक मुझे नहीं लगता है कि सरकारी स्कूल में वो क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी टीचिंग मिल पाएगी जो मिलनी चाहिए। और एक्चुअली में सरकार को भी यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे प्रवक्ता भर्ती के अंदर एक ऐसा एग्ज़ाम पैटर्न होना चाहिए जिससे कि ऐसे लोगों का चयन हो जो सचमुच बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं। एलटी भर्ती के अंदर भी ऐसे शिक्षकों का चयन होना चाहिए जो सचमुच में शिक्षक बनना चाहते हैं और बच्चों के भविष्य को सुधारना चाहते हैं, बच्चों को ऐसी ऐसी स्किल्स देखना चाहते हैं। आज अमेरिका में आप जानते हैं चैट जीपीटी की खोज हो चुकी है। ओपन एआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन ने आज चैट जीपीटी बना दिया। हमारे भारत में अभी तक किसने बनाया? 145 करोड़ लोगों ने, किसी ने नहीं। सैम ऑल्टमैन यहाँ पे आए कि भारत में आप चैट जीपीटी बना ही नहीं सकते, जबकि उन्होंने चाइना में ऐसा कोई चैलेंज नहीं दिया, लेकिन वहाँ पे चाइना ने डीप सीक को बना के रख दिया है। सैम ऑल्टमैन ने यहाँ पे, आप सोचिए, सैम ऑल्टमैन ने इंडिया को चैलेंज दिया, लेकिन बनाना चाइना ने ऑलरेडी चैट जीपीटी का एक और एआई वर्जन तैयार कर दिया। हम इंडिया वाले अभी नहीं बना पा रहे। क्या हम आने वाले टाइम में ऐसा फ्यूचर तैयार कर पाएंगे कि हम चैट जीपीटी के साथ कम्पीट कर पाएंगे? हम आने वाले टाइम में डीप सीक के साथ कम्पीट कर पाएंगे? क्या हम आने वाले टाइम में एक ऐसी बैटरी बना पाएंगे जो चाइना ने अभी बनाई है, जिसमें कि वो निकेल 63 की मदद से 40 मिनट बैटरी को चार्ज करके अगले 50 साल तक उसको इस्तेमाल करने वाला है? जी हाँ, एक बार 40 मिनट चार्ज करिए, अगले 50 साल तक उसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। क्या हम ऐसा इनोवेशन कर पाएंगे? तो टीचरों को भी ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे अगर ऐसा शिक्षक सरकारी स्कूलों में आता है जो जेन्युइनली बच्चों का भविष्य बनाना चाहता है, तो वो पढ़ाने के साथ साथ अन्य स्किल्स को भी देने पे फोकस करेगा। और बच्चा जब उस स्किल्स को सीखेगा, जब वो 12वीं पास करेगा, तो आने वाले टाइम में उनमें से कोई साइंटिस्ट बनेगा जो इस प्रकार की निकेल की बैटरी 63 की बैटरी बनाने की कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से ही चीज़ें जो हैं भारत के अंदर डेवलप हो सकती है। यहाँ केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, खैर सरकार भी अपनी जिम्मेदारी को उस अच्छे तरीके से नहीं निभा पा रही है, लेकिन किसी को तो उठना पड़ेगा। नीचे से एक आम व्यक्ति को ही उठना पड़ेगा जो इसको लेकर सीरियस हो और इसको लेकर इस पर काम करना शुरू करे। आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये जो शिक्षक है जो 70,000 रुपये सैलरी है, जिसको 11 की और 19 की स्पेलिंग नहीं आ रही है, तो क्या इससे जनता का 1.5 करोड़ रुपया पूरे अगले 30 साल तक बर्बाद नहीं हो रहा है? तो क्या हमें ये सवाल पूछने का हक भी नहीं है कि हाँ भाई 1.5 करोड़ रुपए जो इस टीचर के ऊपर इन्वेस्ट हो रहे हैं, और इसको तो अब सरकारी नौकरी से वैसे भी कोई नहीं निकाल सकता, इवन चाहे इनको आए ना आए। तो बहुत बड़ा सवाल है, प्रश्न हमारा, हम भी पूछना चाहते हैं सरकार से कि ऐसे टीचरों को भर्ती करके क्या मिलेगा, और क्या एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजेस होने चाहिए इस प्रकार से कि अच्छे टीचरों का चयन हो जो जेन्युइनली बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हो। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इन सवालों के जवाब हमें आप लोगों से भी चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आसिफ बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। दिस वीडियो इज ब्रॉट यू बाय बिस्ट एकेडमी। बिस्ट एकेडमी यहाँ पर आपको उत्तराखंड के अंदर प्रवक्ता भर्ती में मैथ सब्जेक्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे आपको मिलेंगे 400+ रिकॉर्डेड वीडियोस फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। यहाँ पे आपको थ्योरी के नोट्स मैथमेटिक्स के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। और आपको बता दें कि इसमें जो 400+ रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिलने वाले हैं, इसमें केवल आपकी उत्तराखंड के अंदर प्रवक्ता भर्ती की तैयारी नहीं होगी, बल्कि इसमें आपको DSSB, KVS, NVS, EMRS और जितने भी टीचिंग एग्जाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया में जिसमें सब्जेक्टिव का सिलेबस आता है, उन सब की तैयारी को ध्यान में रखते हुए इन वीडियोस को बनाया गया है। तो ये तीनों चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं एनरोल कैसे करना है आपको। तो एनरोल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर हम आपको देंगे। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको हेलो मैसेज लिखना है, फिर आपको कुछ डिटेल्स भरने के लिए दिया जाएगा, उन डिटेल्स को आपको फिल करना है।
जैसे ही आप कंप्लीट डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद आपको एक लिंक दिया जाएगा, लिंक पे क्लिक करते ही आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आप ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर के थ्रू कर सकते हैं। एज ए स्टूडेंट आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन के दौरान आपसे क्लासरूम आईडी मांगी जाएगी। तो क्लासरूम आईडी आपको उसी व्हाट्सएप नंबर में, यानी कि इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिल जाएगी। आपको वो क्लासरूम आईडी पुट करनी है और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद वापस से आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर वापस आना है और यहाँ पे लिखना है कि सर मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, कृपया करके मुझे अप्रूवल दे दीजिए या अप्रूव कर दीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा वेट करना है, एडमिन आपको अप्रूव करेगा वहाँ पे, और अप्रूव करने के बाद ही आपको फ्री वीडियोस का एक्सेस मिल पाएगा और आपको लेक्चर सेक्शन में जाके ही आपको रिकॉर्डेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पे सभी फ्री वीडियोस का एक्सेस मिल पाएगा। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, क्योंकि 400 प्लस वीडियोस हैं। प्रवक्ता की भर्ती जो है वो जल्दी आने वाली है, एग्ज़ाम भी उम्मीद कर रहे हैं कि इसी साल हो जाएगा। तो आपके लिए प्रिपरेशन के लिए 5 या 6 महीने होंगे। लगभग आप कह सकते हैं कि मैक्स टू मैक्स आपके पास 150 से 180 दिन होंगे। तो 400 प्लस वीडियो 180 दिन में कंप्लीट करना काफ़ी मुश्किल रहने वाला है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप ही के भले के लिए है, कि जितनी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे 400 प्लस वीडियोस आपको कंप्लीट करना उतना ही आसान रहेगा। तो कृपया करके जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन कीजिए और इस व्हाट्सएप नंबर पर जाहिर सी बात है जितनी जल्दी हो सके अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। बाद में ऐसा ना हो कि आप 2-3 महीने बाद आएँ फिर फ्री रजिस्ट्रेशन करें, लेकिन तब तक इतनी देर हो जाए कि आप इन 400 वीडियोज़ को कंप्लीट ना कर पाएँ। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ पे फ्री वीडियोस को जितनी जल्दी हो सके रजिस्टर करें और इनका लुत्फ़ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।